So we have covered the questions from the chapters of module C of ABM एंड वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे जो हमने कवर किए हैं। अगर आपने उनको मिस कर दिया तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर क्लिक कर देना ताकि आपको सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल पाए। और आज की इस वीडियो में हम रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको कवर करने वाले हैं। मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करो। और सारी की सारी वीडियो जो अभी तक हम कवर कर चुके हैं वो अवेलेबल है इस पैक में, दैट इज अर्ली बर्ड पैक में अवेलेबल है। जल्दी से जल्दी आप विजिट कर लो इस पैक के लिए हमारी वेबसाइट के ऊपर, या फिर सिंपली व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर के ऊपर 8360944207 के ऊपर, राइटिंग CAIB अर्ली बर्ड पैक, एंड आई विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स टू यू। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट के ऊपर आपको 5 के 5 पेपर्स का कंप्लीट चैप्टर वाइज वीडियोस, केस स्टडी वीडियोस, चैप्टर वाइज वीडियो क्वेश्चंस और चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट एंड द PDF नोट्स जो डाउनलोडेबल भी है और साथ के साथ प्रिंटेबल भी है। सब चीजें मिल जाती हैं। अभी कभी एनरोल करना एंड स्टार्ट कर देनी अपनी प्रिपरेशन को। मेक श्योर कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इट सेज अ कॉर्पोरेट एंटिटी विद अ टोटल क्रेडिट एक्सपोजर ऑफ 8 करोड़ हैज अ कंसिस्टेंटली फेल्ड टू प्रोवाइड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू द लेंडिंग बैंक डिस्पाइट ऑफ द रिपीटेड रिक्वेस्ट। फिर भी नहीं दे रहे अकाउंट ऑडिटेड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो सबमिट नहीं करवा पा रहे हैं। राइट, ये दिक्कत आ रही है। अब दिस बैंक्स सीनियर कमेटी believes the borrower is intentionally concealing the information. What is the next procedural step for the bank if it wishes to classify the borrower as a non-cooperative borrower? Immediately report the borrower to the CRILIC, that is Central Repository of Information on Large Credits को inform कर दो as non-cooperative. Issue a show cause notice to the borrower and its promoters or directors, providing them an opportunity to explain their position. File a recovery suit in the DRT as the exposure exceeds 20 lakh rupees. The review committee consisting of CEO and independent directors must first approve the classification before any notice sent. So what should be done in this scenario? तो ऑप्शन वाइज ऑप्शन चलते हैं। देखो, क्रिलिक को रिपोर्टिंग करनी होती है जब क्लासिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, नॉट बिफोर दैट। सो ऑप्शन ए इज डेफिनेटली नॉट अ गुड चॉइस। ऑप्शन बी, दैट्स रिलेटेड टू कि एक शोकोज नोटिस भेजना चाहिए बोरोर को, डेफिनेटली दैट इज अ गुड थिंग कि एस्टैब्लिश मैकेनिज्म है फॉर क्लासिफाइंग द बोरोर एज नॉन कोऑपरेटिव। तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। जब एक सीनियर कमेटी डिसाइड कर लेगी सो एज टू क्लासिफाई द बोरोर, उससे पहले एक फर्स्ट स्टेप रहेगा कि एक शोकोज नोटिस भेजा जाए, उसे एक चांस देना चाहिए कि वो रिस्पॉन्ड करे। राइट, सो डेफिनेटली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। राइट, ऑप्शन सी की बात करें, डेट एक रिकवरी सूट फाइल कर दो, डेफिनेटली डेट कैन बी डन, बट इट इज सेपरेट फ्रॉम द स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। यानी कि नॉन कोऑपरेटिव क्लासिफाई करने से अलग चीज है वो। राइट, तो आंसर जो है डेट इज नॉट ऑप्शन सी। ऑप्शन डी की बात करें कि रिव्यू कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ सीईओ एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मस्ट फर्स्ट अप्रूव द क्लासिफिकेशन बिफोर। तो रिव्यू कमेटी का रोल जो होता है दैट इज बेसिकली टू कंफर्म द डिसीजन इनिशियल प्रोसेस के बाद। राइट, यानी कि जिसमें शोकोज नोटिस भी दे दिया गया, पर्सनल हियरिंग भी होगी, उसके बाद जो सीनियर कमेटी है फिर वो यहां पर गो थ्रू करेगी, रिव्यू कमेटी गो थ्रू करेगी। राइट, सो ऑप्शन डी इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एन MSME borrower with a loan of rupees 15 crore has been identified as a willful defaulter for siphoning of funds. The business itself is considered economically viable if managed properly. According to the RBI framework for MSME stress resolution, what can the resolution committee do in this particular situation? सो एज पर द सिचुएशन इफ वी लुक एट, बोरोर जो है उसका लोन एक्सपोजर 15 करोड़ रुपए का है और उसे विलफुल डिफॉल्टर कह दिया गया है क्योंकि उसने साइफनिंग ऑफ फंड्स किया है। लेकिन बिजनेस जो है इकोनॉमिकली वायबल है अगर उसे प्रॉपर्ली मैनेज किया जाए। रेजोल्यूशन कमेटी जो है अंडर द आरबीआई फ्रेमवर्क फॉर द रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द स्ट्रेस्ड एमएसएमईज, वो स्पेसिफिक परमिटेड एक्शंस ले सकती है। आरबीआई की अगर हम पोजीशन की बात करें ऑन विलफुल डिफॉल्टर, तो एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रेमवर्क फॉर द रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द एमएसएमई, जो कि एप्लीकेबल है फॉर द लोन्स अप टू ₹25 करोड़, विलफुल डिफॉल्ट अकेला एक बार नहीं है जिसे कंसीडर किया जाना चाहिए फॉर रिस्ट्रक्चरिंग या रिवाइवल ऑफ द प्लान के लिए। जो रेजोल्यूशन कमेटी है, अगर विलफुल डिफॉल्ट है ड्यू टू साइफनिंग ऑफ फंड्स, ड्यू टू डाइवर्जन ऑफ द फंड्स, लेकिन जो एंटरप्राइज है अदरवाइज अगर वो वायबल है, तो रेजोल्यूशन कमेटी जो है वो एक करेक्टिव एक्शन प्लान अप्रूव कर सकती है। राइट, वो करेक्टिव एक्शन प्लान दिया जा सकता है जिसको हम CAP कहते हैं। लेकिन साथ के साथ अप्रूवल जो दिया जाएगा इस कंडीशन के बेस पर दिया जाना चाहिए कि
ऑनरशिप या मैनेजमेंट कंट्रोल जो होगा वो चेंज होगा। इस चीज को इंश्योर करना काफी ज्यादा जरूरी है कि जो डिफॉल्टर पर्सन था वो कंट्रोल में ना रखे बिजनेस को, राइट? ये चीज काफी ज्यादा जरूरी है। विलफुल डिफॉल्ट होना या फ्रॉड हो जाना वो प्रिक्युलेट नहीं है कि जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसको रिस्ट्रक्चर कर दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर चेंज ऑफ ओनरशिप या मैनेजमेंट इंश्योर किया जाएगा एंड बिजनेस जो है वो वायबल है, तभी एक्शन लिया जा सकता है, करेक्टिव एक्शन प्लान बना करके दिया जा सकता है। अब करेक्टिव एक्शन प्लान की जो ऑप्शंस है कमेटी के पास, में कौन कौन से हो सकती हैं? इट कुड बी रिलेटेड टू रेक्टिफिकेशन, यानी कि अगर कोई माइनर इरेगुलरिटीज एग्जिस्ट करती है तो उनको रिमूव कर दो। लाइक साइफनिंग ऑफ फंड्स था तो उनको रिमूव कर दो एंड फर्दर साइफनिंग ऑफ फंड्स दोबारा से ना हो। रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, लाइक इट कैन बी अप्लाइड विद द चेंज ऑफ मैनेजमेंट ओवर देयर। एंड रिकवरी, लाइक अगर आपको लगता है कि वायबल ही नहीं है प्लान या चेंज पॉसिबल ही नहीं है तो फिर रिकवरी करवा लो, राइट? ये चीज की जा सकती है। अभी ऑप्शंस को देखते हैं। द कमेटी इज बार्ड फ्रॉम कंसिडरिंग रिस्ट्रक्चरिंग बिकॉज द बोरोर इज विलफुल डिफॉल्टर। द कमेटी कैन ओनली कमांड immediate initiation of recovery proceedings against the borrower. The committee may review the willful default status of the borrower, and if it is decides to declassify them, then they can then proceed with the restructuring plan. And the committee can approve a restructuring plan on the condition that the siphon funds are brought back within the period of 90 days. So what is going to be the solution for this? Definitely, if you look at the option C, that is actually what I said कि कमेटी जो है रिव्यू कर सकती है विलफुल डिफॉल्ट स्टेटस को बोरोर के, एंड इफ इट डिसाइड्स टू डीक्लासिफाई देम कि वो नहीं रहेगा उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो रीस्ट्रक्चरिंग प्लान जो है वो दिया जा सकता है। इवन एक जो करेक्टिव एक्शन प्लान है वो भी दिया जा सकता है, राइट? सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी। After that, let's move toward the question number 3. It says a consortium of 10 banks. A consortium of 10 banks is deciding on a resolution plan for a stressed assets. Lenders representing 80% of the total exposures by value agree to the plan, but only 5 out of the 10, that is 50% by number, give the consent. According to the Intercredit Agreement Framework, इज द रेजोल्यूशन बाइंडिंग ऑन ऑल द लेंडर्स और नॉट, राइट? तो उसके बारे में बताना है। तो इससे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो इंटर क्रेडिट अग्रीमेंट फ्रेमवर्क है वो क्या होता है। सो आईसीए यानी कि इंटर क्रेडिटर्स अग्रीमेंट जो है वो एक लीगल बाइंडिंग अग्रीमेंट होता है सभी लेंडर्स के बीच में, जो रिलेटेड एक बोरो से रिलेटेड जो इकट्ठे हुए हैं, एंड सो डेट कि वो पर्टिकुलर रिजॉल्व कर पाए स्ट्रेस्ड एसेट्स को कलेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, एंड ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मैंडेटेड है। लीगल बेसिस की बात करें, सो दिस इज द पार्ट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क ऑन द स्ट्रेस्ड एसेट्स। लाइक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क है ना फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ द स्ट्रेस्ड एसेट्स, राइट? उसका एक पार्ट है ये। एंड ये सभी स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स के ऊपर एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, एनबीएफसीज के ऊपर एप्लीकेबल रहता है, राइट? सो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आईसीए का? कि टाइमली एंड कोऑर्डिनेटेड रेजोल्यूशन हो रिलेटेड टू लार्ज स्ट्रेस्ड एसेट्स, एंड फर्दर कोई भी डिले या लिटिगेशन या कंफ्लिक्टिंग एक्शंस ना हो मल्टीपल लेंडर्स के बीच में, राइट? दैट्स द मेन थिंग। एंड फर्दर मैंडेटरी पार्टिसिपेशन रहेगी, यानी कि जितने भी लेंडर्स हैं, ऑल द लेंडर्स हैविंग द एक्सपोजर टू द बोरोवर्स विद एग्रीगेट एक्सपोजर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2000 करोड़, राइट? सो वो आईसीए में एंटर करेंगे। आईसीए में एंटर करने के लिए मेजर कंडीशन जो है दैट्स बेसिकली द एक्सपोजर, यानी कि अगर किसी के ऊपर एग्रीगेट एक्सपोजर जो है, एग्रीगेट एक्सपोजर जो है दैट्स एक्चुअली ग्रेटर देन और इक्वल टू 2000 करोड़, राइट? तो उसके केस में शामिल होना पड़ेगा, मैंडेटरी पार्टिसिपेशन है कि आईसीए में आना पड़ेगा, राइट? एंड टाइमलाइन की बात करें तो लेंडर्स को एक रेजोल्यूशन प्लान बनाना पड़ेगा विद इन 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द रिव्यू पीरियड, एंड आईसीए जो है वो साइन किया जाएगा ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड, यानी कि 180 दिन के अंदर अंदर ही साइन किया जाएगा और 180 दिन के अंदर अंदर ही रेजोल्यूशन प्लान बनाना पड़ेगा। एंड इफ वी टॉक अबाउट द डिसीजन मेकिंग अंडर द आईसीए, जो रेजोल्यूशन प्लान होगा उसे तब अप्रूव कंसिडर किया जाएगा अगर 75% बाय वैल्यू एंड फर्दर 60% बाय नंबर टोटल लेंडर अगर उसे अप्रूव करते हैं। सो अप्रूवल के लिए कंडीशन क्या है? 75% बाय वैल्यू एंड 60% बाय नंबर। ये अप्रूवल होना जरूरी है, तभी उसे अप्रूवल माना जाएगा, अदरवाइज अप्रूवल उसे नहीं कंसिडर किया जाएगा। और अगर एक बार अप्रूव हो गया तो वो सभी के ऊपर क्या बन जाएगा? बाइंडिंग बन जाएगा। क्लियर है चीज? चलिए अभी क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सो यहां पर कहा गया कि कंसोर्शियम है टोटल कितने बैंक्स का? इट्स अबाउट 10 बैंक्स।
and lenders representing 80% of the total exposure by value agree to the plan, यानी कि 75% वाली क्लोज तो फिल हो गई है, लेकिन 50% बाय नंबर ये वाली पूरी नहीं हुई है। तो आईसीए के अकॉर्डिंग क्या इसे वैलिड माना जाएगा, यस और नो? व्हाट विल बी द आंसर? आंसर इज, ऑप्शन देखते हैं, यस कि ये वैलिड है बिकॉज अग्रीमेंट 75% लेंडर्स बाय वैल्यू इज सफिशिएंट टू मेक द डिसीजन मेकिंग। Second, it says no because the decision making requires consent from at least 75% by number and at least 60% by number of lenders. Value wise चाहिए 75% और number wise चाहिए कम से कम 60%. So answer is definitely option B here, right? चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. A bank is a part of consortium financing a large project. The bank's own exposure to the project is classified as a standard asset. However, it wants to sell this asset to a reconstruction company. Under what specific condition is this sale permissible according to the regulatory guidelines? So for this purpose, we need to follow the RBI's master direction, जो कि है related to transfer of the loan exposures, right? तो बैंक जो जनरली परमिट नहीं किया गया कि वो स्टैंडर्ड एसेट्स को अपने सेल कर सकते हैं एआरसीज को या फिर रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को स्टैंडर्ड एसेट आप नहीं सेल कर सकते हो, लेकिन 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 यहां पर एक एग्जाम्पशन है. जो कंडीशन है वो ये कहती है कि कम से कम 75% पार्ट बाय वैल्यू, कितना पार्ट, मिनिमम 75% वैल्यू पार्ट जो है, 70% पार्ट जो वैल्यू है, राइट, ऑफ द एक्सपोजर इन दैट पर्टिकुलर अकाउंट इज ऑलरेडी क्लासिफाइड एज एनपीए, राइट. यानी कि जो टोटल लोन दिया गया था, लेट्स से ये टोटल लोन है, अब इसमें से लेट्स से मैं कहूं कि 75% जो दिया है बाकी मेंबर्स ने, वो ऑलरेडी अगर एनपीए क्लासिफाई हो चुका है, तो ये वाला जो स्टैंडर्ड वाला पार्ट भी है ना, तब इसको अलाउ किया गया है कि इट कैन बी एक्वायर्ड बाय द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, तब ये बेचा जा सकता है, अदरवाइज नॉट, राइट. सिंपल सा फंडा ये रहेगा. सो ऑप्शंस देखते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शंस हियर. So it says the sale is allowed as long as the asset is reported as SMA2 to Krylik. The sale is permitted if the bank's board directors approves the sale based on the asset's poor future outlook. The sale is permissible only if at least 75% of the asset's value is classified as NPA in other consortium banks' books, and at least 75% of lenders by value approve the sale, right? And option D says the sale of a standard asset to RC is strictly prohibited. Only NPAs can be sold. तो एज आई टोल्ड यू, एनपीए की रिस्ट्रिक्शन, आप एनपीए तो सेल कर सकते हो लेकिन स्टैंडर्ड अकाउंट को सेल नहीं कर सकते हो, लेकिन सेल इज परमिसिबल ओनली इफ एटलीस्ट 75% ऑफ द एसेट वैल्यू इज क्लासिफाइड एज एनपीए इन द कंसोर्शियम एंड बैंक बुक्स. एटलीस्ट जो 75% लेंडर्स हैं बाय वैल्यू वो इस सेल को अप्रूव कर देते हैं, तब डेफिनेटली ये एक्शन लिया जा सकता है. So option C जो है, that is going to be the answer for this question. Option C is going to be the answer. Now let's move to the next question. It says an infrastructure project loan was sanctioned with the date of commencement of commercial operations, यानी कि DCCO जो है, that is April 1, 2022. Due to unforeseen land acquisition delays beyond the promoter's control, the DCCO is now projected to be October 1st, 2024. What will be the regulatory treatment for this loan account? So income recognition and asset classification, यानी कि IRAC की norms के according if we talk about, right? इनके according अगर कोई DCCO में डिले होता है, DCCO क्या है? दिस इज डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशंस. अगर इसमें डिले होता है अप टू 2 years, खास करके कौन से केसेस में? इन द केस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के केस में अगर डिले 2 साल तक का होता है ड्यू टू द रीजंस जो कि प्रोमोटर के कंट्रोल के अंडर नहीं है, राइट, प्रमोटर के कंट्रोल के अंडर नहीं है, तो उसके केस में एसेट क्लासिफिकेशन डाउनग्रेड नहीं होगी, प्रोवाइडेड अकाउंट कंटिन्यूज टू बी सर्विस्ड एज पर द टर्म्स, राइट. अगर जो अकाउंट है वो सर्विस टर्म्स के हिसाब से चलता रहता है और यहां पर डिले हुआ है इन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशंस ड्यू टू द रीजंस विच आर बियॉन्ड द प्रमोटर्स कंट्रोल, तो डेफिनेटली कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती है. अब इस केस में क्या हुआ है कि April 1st 2022 से लेकर के 23 तक हो गया फर्स्ट ईयर, 24 तक हो गया सेकेंड ईयर, अप्रैल तक, लेकिन ये कब हो रहा है? इज नाउ प्रोजेक्टेड टू बी October 1st 2025. ये चला गया है October 1st 2024 तक, राइट. तो क्या इसके केस में रेगुलेटरी एक्शन होगा? क्या इसकी डाउनग्रेड किया जाएगा? लेट्स हैव अ लुक एट इट. द लोन मस्ट बी
immediately downgrade कर दो to substandard asset. The loan can be retained as standard asset classification because the deferment is more than 2 years. And further, the loan must be restructured with 10% provision and the classification will be downgraded. The loan will be treated as standard asset as a deferment 30 months exceeds the 2 years limit. A higher provision of 15% will apply. राइट, तो ये चीज है। तो इस केस में अगर देखें ओरिजिनल डीसीसीओ क्या था, ओरिजिनल डीसीसीओ वाज 1 अप्रैल 2022 एंड रिवाइज डीसीसीओ क्या है, दिस इज अक्टूबर 1 2024। कितना गैप है, 30 मंथ्स का गैप है, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए आरबीआई लॉ करता है डीसीसीओ की एक्सटेंशन 2 साल तक के लिए बिना एसेट क्लासिफिकेशन डाउनग्रेड के, अगर डिले उस रीजन से हुआ है जो कि प्रमोटर के कंट्रोल के बाहर है, जैसा कि इस क्वेश्चन का केस बनता है। अब लोन अगर रेगुलर रिपेमेंट कर रहा है तो रिवाइज डीसीसीओ जो है फॉर्मली अप्रूव कर दी जाती है लेंडर के द्वारा, लेकिन इस केस में डिले 2.5 साल का है, 2 साल की रेगुलेटरी लिमिट से ऊपर है। तो डेफिनेटली ये एक वैलिड रीजन है कि पर्टिकुलर एक्सटेंशन जो है आरबीआई के पोटेंशियल विंडो को एक्सीड कर रही है। तो रेगुलेटरी ट्रीटमेंट क्या होगा, लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्लासिफाई कर दिया जाएगा फ्रॉम द ओरिजिनल डीसीसीओ, फ्रॉम द ओरिजिनल डीसीसीओ, राइट। if the delay exceeds 2 years unless the restructured or something can happen. So what can be done, now the delay is basically more than 2 years, तो restructure कर दिया जाएगा, क्लासिफिकेशन उसकी एनपीए में डाल दी जाएगी एंड फर्दर उसके एनपीए कर दिया जाएगा। सो आंसर करेगा, what will be the answer in this case, question number 5, option D will be the correct answer, or what answer, let's have a look at the options. What will be the correct answer over here, kindly do answer. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पर स्टैंडर्ड नहीं आएगा, इट शुड बी सब स्टैंडर्ड। बाकी सब चीजें ठीक लिखी है इन्होंने, बिकॉज इट इज एक्सीडिंग द पीरियड ऑफ 2 years, तो इसको सब स्टैंडर्ड एसेट में डाल दिया जाएगा और एक हायर प्रोविजन जो होगी दैट विल बी एप्लीकेबल टुवर्ड इट, राइट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 6। It says a businessman takes rupees 50 lakh loan for upgrading his factory machinery but instead uses the entire amount to invest in the stock market, an activity unrelated to his primary business. The action significantly harms the financial health of the manufacturing unit. How could this act be most accurately classified? This is primarily case of diversion of funds because the money was used for a purpose other than what was agreed upon. Second, it says this is classic example of siphoning of funds as the money was moved to an unrelated sector, harming the core business's financial health. This is direct loan default because the funds were not used for the intended purpose. This would be classified as technical write-off as the funds are likely irrecoverable. So if we look at the option A, डाइवर्जन ऑफ फंड जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है। डाइवर्जन ऑफ फंड जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है, लाइक यूजिंग अ लोन फॉर पर्पस, किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल कर लेना, जैसे पर्सनल ट्रैवल के लिए इस्तेमाल कर लेना। साइफनिंग ऑफ फंड्स होता है वो एक ज्यादा स्वेयर टर्म होती है फ्रॉम द डाइवर्जन ऑफ फंड्स, बिकॉज इससे क्या है कि आप प्राइमरी बिजनेस की हेल्थ को डैमेज कर रहे हो। सो डेफिनेटली क्लासिफिकेशन के हिसाब से ज्यादा अप्रोप्रिएट है। सो अकॉर्डिंगली वी लुक एट द ऑप्शन बी कि ये साइफनिंग ऑफ फंड्स का एग्जांपल है, दैट वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. So option B is the correct answer here. Now let's move toward the next question. It says a bank is considering one-time compromise settlement for a NPA account with total outstanding balance of rupees 1 crore. The realizable value of the underlying security is estimated rupees 60 lakh. Its present value is calculated at 55 lakh. Which of the following settlement offer from the borrower would be acceptable from a purely financial perspective? A settlement for rupees 50 lakh, settlement for rupees 58 lakh, settlement for rupees 55 lakh, settlement for rupees 60 lakh. अगर देखो हम फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देखें एंड ऑफर की बात करें तो प्रेजेंट वैल्यू 50 लाख का ऑफर तो प्रेजेंट वैल्यू से भी कम है। लेट मी राइट ओवर हियर, इट इज इवन लेसर देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 50 लाख ओवर हियर। तो डेफिनेटली ऑप्शन ए तो कंसिडरेबल नहीं रहेगा, क्योंकि इतनी तो हमारे पास सिक्योरिटी अवेलेबल ऑलरेडी, 60 लाख की सिक्योरिटी अवेलेबल है एंड उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है सिक्योरिटी की वो हमने कैलकुलेट की है 655 लाख रुपीज की। तो डेफिनेटली मैं 50 लाख तो नहीं लूंगा, राइट। अगर मैं बात करता हूँ ऑप्शन बी के बारे में, राइट, गाइडिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि कॉम्प्रोमाइज, गाइडिंग प्रिंसिपल जो कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट का है वो ये कहता होता है हमारे पास कि जो भी वैल्यू हमारे पास है
तो जो भी हम सेटलमेंट करेंगे हमारे माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए प्रेजेंट वैल्यू से डेफिनेटली ज़्यादा होनी चाहिए। तो 58 लाख रुपीज़ जो है वो प्रेजेंट वैल्यू से ज़्यादा है या 60 लाख रुपीज़ जो है वो प्रेजेंट वैल्यू से ज़्यादा है। ये 2 वैल्यू ज़्यादा है। प्रेजेंट वैल्यू 55 लाख की है। अब देखो 60 लाख तो रियलाइजेबल वैल्यू है। अब कंपैरिजन जो करते हैं प्रेजेंट वैल्यू के साथ करते हैं व्हिच इज 55 लाख, ठीक है? तो ऑफर जो 58 लाख का है वो फाइनेंशियली बेटर है रेदर देन वी विल बी वेटिंग कि 60 लाख रुपीज़ आपके रियलाइज हो जाएंगे एक फ्यूचर डेट के ऊपर, राइट? जिसकी आज की वैल्यू 55 लाख की है। सो डेफिनेटली आप ऑप्शन डी के मगर मत भागो, राइट? वी कैन गो विद द ऑप्शन बी, यानी कि 58 लाख रुपीज के अगर ऊपर कॉम्प्रोमाइज होता है आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर, तो डेफिनेटली दैट विल बी अ गुड थिंग, राइट? सो अकॉर्डिंगली इफ वी लुक एट तो ऑप्शन बी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर हियर, राइट? चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। A bank's board decides to remove a large unrecoverable loan from its active balance sheet to present a healthier financial position. The bank does not charge this amount against its profit and loss account for the current year, but will continue its recovery efforts. What type of action has the bank taken? The bank ने क्या action ली है? Actual right of compromise settlement, technical right of restructuring of the loan. What has been done so far? तो इस केस में क्या एक्शन लिया गया बैंक के द्वारा? तो इन टर्म्स को समझना काफी जरूरी है। सबसे पहले एक्चुअल राइट ऑफ की बात करते हैं। एक्चुअल राइट ऑफ होता है जब बैंक रिमूव कर देता है लोन को अपनी बुक से परमानेंटली, बिकॉज वो बिलीव करता है कि रिकवरी अब पॉसिबल नहीं है। अब जो लॉस होता है उसे फुली रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको डाल दिया जाता है, राइट? बैंक एग्जॉस्ट हो चुका है ऑलरेडी कि उसने सारे के सारे रिकवरी मेथड्स अपने अप्लाई कर लिए हैं एंड लेकिन बोरोर ने अभी भी पैसे देने हैं, लेकिन अमाउंट अब जो है बैंक की बैलेंस शीट में नहीं है, बैंक ने अपने प्रॉफिट लॉस में वो डाल दी है, राइट? सो दैट इज एक्चुअल राइट ऑफ। उसको क्या कहते हैं? एक्चुअल राइट ऑफ कहते हैं। अब इस केस में एक्चुअल राइट ऑफ तो नहीं हुआ ना। नाउ इन दिस सिनेरियो क्लियरली एक्चुअल राइट ऑफ तो नहीं हुआ, राइट? अब सेकंड होता है कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट। इन कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट जिसको ओटीएस भी कहते हैं, वन टाइम सेटलमेंट, आपने डेफिनेटली सुना होगा बैंक में, इसको ओटीएस भी कहते हैं। जब बैंक लेस वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेता है, लाइक जितना अमाउंट ड्यू था उससे कम वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेता है बोरोर से एंड फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर देता है। लाइक जब बोरर पूरे पैसे नहीं पे कर सकता, पार्शियल पेमेंट पॉसिबल है, राइट? तो डेफिनेटली एनपी की रिकवरी करने के लिए बेटर होगा ना कि कहीं तो एनपी में डाल रखो, कहीं आपका सेटलमेंट हो जाए। दैट इज द केस ऑफ द ओटीएस, वन टाइम सेटलमेंट। तीसरी जो चीज है दैट्स द टेक्निकल राइट ऑफ। टेक्निकल राइट ऑफ तब होता है जब लोन जो है वो राइट ऑफ हो गया है एट द हेड ऑफिस लेवल। हेड ऑफिस लेवल के ऊपर वो राइट ऑफ हो गया, लेकिन अभी भी आपको लग रहा है ब्रांच लेवल के ऊपर कि वो रिकवरेबिलिटी है, राइट? आप ब्रांच लेवल के ऊपर उसको फिर भी रिकवरेबल शोकेस करते हो, तो इससे बैंक की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ज्यादा इंप्रूव होती है। इससे बैंक का जो एनपीए रेशियो है, ग्रॉस एनपीए रेशियो है, वो बेसिकली क्या होता है? रिड्यूस होता है। अब टेक्निकल राइट ऑफ ये होता है कि राइट ऑफ तो हो चुका लेकिन रिकवरेबल है, बिकॉज लोन इज नॉट वेव्ड ऑफ टू द बोरर। आपने वेव ऑफ नहीं किया बोरर को, रिकवरी एफर्ट कंटिन्यू रखे हुए हैं, राइट? सो इस केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ है, क्योंकि आपने अपनी बुक से तो निकाला नहीं है, सो अभी भी वो रिकवरेबल है। तो ऑप्शन सी जो है दैट इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर। बट हम अभी लोन रिस्ट्रक्चरिंग को भी समझते हैं। रिस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है कि आप टर्म्स जो होती है ना, टर्म्स एंड कंडीशंस होती है लोन को, उनको मॉडिफाई कर देते हो सो दैट वो रीपे हो पाए, राइट? लेट्स से वी रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट, या हमने रीपेमेंट पीरियड को एक्सटेंड कर दिया, या ओवरड्यू इंटरेस्ट को टर्म लोन में कन्वर्ट कर दिया। दैट इज द रीस्केड्यूलिंग पार्ट। डेफिनेटली दैट इज आल्सो नॉट द correct answer. So option C is the right answer for question number 8. Now let's move toward the question number 9. Right? It says a corporate borrower whose loan was restructured under the special COVID-19 resolution framework must meet certain financial ratios defined by the KV Kamat committee. The company successfully meets its total outside liability to the adjusted tangible net worth, that is TOL to ATNW, target by March 31st, 2022, but fails to achieve the mandated current ratio by the specific deadline of October 1st, 2022. What is the most likely consequence? तो इस केस में सबसे ज्यादा जो वैलिड कंसीक्वेंस है वो क्या होने वाला है? ऑप्शन ए इट सेज that the loan will immediately sold to a reconstruction company. जो लोन है उसे रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच दिया जाएगा। The loan will be classified as a non-cooperative borrower. The special dispensation of retention of retaining the standard asset classification will be withdrawn. जो स्पेशल डिस्पेंशन थी कि स्टैंडर्ड अकाउंट रहेगा उसे विड्रॉ कर लिया जाएगा, यानी कि अकाउंट का डाउनग्रेड कर दिया जाएगा। एंड ऑप्शन डी सेज द बोरो विल बी गिवन एडिशनल 6 months टू मीट द करंट रेशियो टारगेट। सो ऑप्शन वाइज ऑप्शन चलते हैं। देखो सेलिंग द लोन इज अ ऑप्शन कि आप रिकवरी के लिए लोन को एआरसी को सेल कर सकते हो, लेकिन ऑटोमेटिक कंसीक्वेंस नहीं होगा कि अगर आपने रेशियो को मीट अप नहीं किया तो हम लोन को सेल ही कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है।
सेकंड वन इट सेज कि हम क्लासीफाई कर देंगे नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर है। अब नॉन कोऑपरेशन में इन्वॉल्व होता है कि जब लेंडर्स के साथ एंगेज नहीं हो रहा, पूरे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को आप ये नहीं कह सकते कि पर्सन नॉन कोऑपरेटिव है, राइट? सो ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट द करेक्ट। अब स्पेशल जो आपने बेनिफिट दिया था कोविड-19 फ्रेमवर्क का, वो यही था कि रिस्ट्रक्चर्ड लोन जो रहेगा वो स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में रहेगा अगर वो कुछ कंडीशंस को मीट अप करता है। एंड ये कंडीशंस क्या थी कि की फाइनेंशियल रेशियोज जो कि सेट की गई थी कामट कमेटी के द्वारा, उनको मीटअप करना पड़ेगा रिस्पेक्टिव डेडलाइंस के ऊपर, राइट? अब अगर आपने मीटअप नहीं किया एंड फेलियर हुआ उस चीज में, तो डेफिनेटली आपके अकाउंट के ऊपर नॉर्मल जो प्रूडेंशियल रूल्स होंगे वो एप्लीकेबल रहेंगे। एंड वही चीज इस केस में भी होगी कि आपके अकाउंट को स्टैंडर्ड एसेट ना मानते हुए डाउनग्रेड कर दिया जाएगा। सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ऑप्शन डी कहता है द बोरोर विल बी गिवन एडिशनल 6 मंथ। फ्रेमवर्क ने स्पेसिफाई किया था कि ये क्लियर डेडलाइंस है एंड फर्दर कोई भी ऑटोमेटिक एक्सटेंशन नहीं दी थी कि अगर आप अपने टारगेट में मीटअप ना कर पाए तो आपको डेडलाइन एक्सटेंड कर दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं बताया गया था। सो डेफिनेटली ऑप्शन डी इज नॉट द करेक्ट आंसर, राइट? अब एक क्वेश्चन जो माइंड में आना चाहिए वो आना चाहिए रिलेटेड टू दिस रेशियो, कि ये एक्चुअल में रेशियो टोटल आउटसाइड लायबिलिटी टू एडजस्टेड टेंजिबल नेटवर्थ रेशियो एक्चुअल में थी क्या, राइट? करंट रेशियो तो आप जानते हैं, लेकिन ये वाली रेशियो क्या कहती है, राइट? तो इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, यानी कि सबसे पहले हम समझते हैं कि टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज क्या होती हैं। दैट व्हाट डू वी मीन बाय टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज, यानी कि टीओएल का क्या मतलब होता है? यानी कि सभी की सभी लायबिलिटीज जो किसी कंपनी की हैं, कंपनी के ऊपर हैं, टू द एक्सटर्नल पार्टीज, यानी कि शेयर होल्डर्स को छोड़ दो, उसके अलावा अगर कोई भी लायबिलिटी है, ये पैसा बाहर देना आपने, जैसे क्रेडिटर्स को पैसे देने हैं या फिर लेट्स से डिबेंचर्स के पैसे वापस करने हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी है, कोई डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, वो सभी आपकी टीओएल का पार्ट बनेगी। दोस ऑल विल बी द कंपोनेंट ऑफ द टीओएल, राइट? जो आपके पास न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में कंपोनेंट है, दैट इज एटीएनडब्ल्यू। एटीएनडब्ल्यू एडजस्टेड टेंजिबल नेटवर्थ, राइट? एडजस्टेड टेंजिबल नेटवर्थ यानी कि एक्चुअल नेटवर्थ जो अवेलेबल है, जिसमें आपके लॉसेस एब्जॉर्ब हो सकते हैं। आपने इनटेंजिबल एसेट्स एंड रिवैल्यूएशन रिजर्व्स उसमें से निकाल दिए हुए हैं। दैट इज योर एटीएनडब्ल्यू। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो एटीएनडब्ल्यू इज एक्चुअली इक्वल टू जो भी आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है, वो इक्विटी शेयर कैपिटल जो भी है आपकी, वो प्लस जो भी आपके रिजर्व्स हैं प्लस सरप्लस है, वो एड अप हो जाएंगे। एंड जितने भी आपके रीवैल्यूएशन रिजर्व्स हैं, रीवैल्यूएशन के जो रिजर्व्स हैं वो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। एंड जितने भी आपके एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, जितने भी आपके एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, वो आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हो। दैट इज योर एटीएनडब्ल्यू, राइट? सो मेन पर्पस क्या है इस रेशियो का? दिस इज अ क्रेडिट वर्दीनेस इंडिकेटर। अब ये मेजर करता है कि कितनी लायबिलिटी जो है कंपनी की है एज कंपेयर टू इट्स रियल नेटवर्थ, राइट? एंड लोअर द रेशियो स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल देयर आर। तो ये मतलब होता है इस पर्टिकुलर रेशियो का। ठीक है जी, चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इट सेज द रेजोल्यूशन कमेटी, the resolution committee for a stressed MSME account meets on June 1st and decides that a rectification plan is the most suitable option. According to the MSME resolution framework, what is the deadline for the implementation of this plan? So, what is the deadline? Within 5 working days from the committee's decision, within 30 days, within 90 days, within 180 days. What will be the correct answer? रेजोल्यूशन प्लान जो होता है उसको कितने दिन में इंप्लीमेंट करना होता है? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। 5 वर्किंग डे जो है दैट इज अ टाइमलाइन फॉर द कमिटी टू नोटिफाई द बोरोर ऑफ इट्स डिसीजन। 5 दिन जो होते हैं ये बेसिकली होता है डिसीजन को नोटिफाई करना होता है। नोटिफाई टू द बोरोर, नोटिफाई द बोरोर, उस चीज से रिलेटेड 5 दिन की डेडलाइन होती है, नॉट रिलेटेड टू कि उसको इंप्लीमेंट करना है, राइट? इफ वी लुक एट द ऑप्शन बी दैट सेज 30 डेज, वो कितना कह रहा है? 30 दिन का टाइम पीरियड कह रहा है। दैट बेसिकली सेज 30 डेज का टाइम पीरियड है, राइट? सो डेट ऑफ रेजोल्यूशन कमेटी जो है जून 1 की है। डिसीजन जो होगा ऑफ फॉर रेक्टिफिकेशन प्लान है। इंप्लीमेंट डेडलाइन जो होगी दैट विल बी फॉर 30 डेज, 30 दिन का टाइम दिया जाता है। इफ द प्लान इज नॉट इंप्लीमेंटेड विद इन 30 डेज, तो अकाउंट जो है दैट विल गो टू वेयर, दैट विल स्लिप इनटू नेक्स्ट रेजोल्यूशन ऑप्शन, यानी कि रिस्ट्रक्चरिंग कर दोगे या फिर जो आईआरएसई नॉर्म्स है आपके एसेट क्लासिफिकेशन के ऊपर वो लग जाएंगे, जो रेगुलेटरी रिलीफ मिला हुआ है वो हट जाएगा। तो 30 दिन के अंदर अंदर इंप्लीमेंट करना होता है, दैट इज टू बी इंप्लीमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। तो 30 दिन के पीरियड के अंदर अंदर इंप्लीमेंटेशन जो होती है वो चाहिए होती है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट? 90 डेज की अगर बात करते हैं तो वो इंप्लीमेंटेशन डेडलाइन है किसके लिए? रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के लिए। यानी कि इफ देयर इज रीस्ट्रक्चरिंग प्लान
अगर लोन को रीस्ट्रक्चरिंग करी गई है एंड रीस्ट्रक्चरिंग प्लान है, तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कितने दिन होते हैं? दैट इज 90 डेज। वो 90 डेज का टाइम है, राइट? एंड फर्दर, अगर जनरल फ्रेमवर्क की बात करें फॉर द लार्ज स्ट्रेस्ड एसेट्स, नॉट रिलेटेड टू एमएसएमई, लेकिन नॉर्मल के लिए बात करें तो वहां पर जो टाइमलाइन है दैट इज 180 डेज फॉर लार्ज लोन्स, फॉर लार्ज लोन्स नॉट एमएसएमई। तो उनके लिए ये 180 डेज का टाइमलाइन एप्लीकेबल रहता है, राइट? Question number 11, it says a promoter is declared non-cooperative borrower in connection with a large defaulted loan of his company. A few months later, a bank sanctions a new loan to a different newly formed firm where the same promoter serves as a managing partner. What is the immediate implication for this new loans provision? तो immediate implication क्या होगी इस तरह के नए लोन के लिए? We need to answer that thing. ऑप्शंस है हमारे पास। नॉर्मल प्रोविजनिंग ऑफ 0.40% विल बी एप्लीकेबल, कि नॉर्मल जो इम्प्लीकेशन है आपकी जो स्टैंडर्ड लोन्स के ऊपर लगता है प्रोविजन 0.40% के ऊपर, क्योंकि वो नई एंटिटी है, वो एप्लीकेबल रहेगी। सेकंड, इट सेज द बैंक मस्ट अप्लाई अ हाई प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट इक्विवेलेंट टू द सबस्टैंडर्ड एसेट फॉर दिस न्यू लोन। ऑप्शन सी, इट सेज नो प्रोविजनिंग इज नीडेड अंटिल द न्यू लोन शोज साइंस ऑफ स्ट्रेस। ऑप्शन डी सेज a 10% provision is required as per the MSME restructuring norms. सो व्हाट इट विल बी? देखो इमीडिएट क्या रहेगा, आरबीआई की ना गाइडलाइंस है, मास्टर सर्कुलर है रिलेटेड टू विलफुल डिफॉल्टर्स एंड द नॉन कोऑपरेटिव बोरोअर्स, राइट? जब भी कोई नया लोन दिया जाता है न्यूली फॉर्म्ड फर्म को, दैट विल अट्रैक्ट द हायर प्रोविजनिंग नॉर्म्स, ठीक है? यानी कि जो बनती है उससे तो ज्यादा ही लगेगी। स्पेसिफिकली जो लोन है उसको सब स्टैंडर्ड एसेट ट्रीट करना पड़ेगा। अगर अपने विलफुल डिफॉल्टर को लोन दे दिया ना, तो उसे क्या कंसीडर करेंगे? वी आर टू कंसीडर द लोन एज अ सब स्टैंडर्ड एसेट फ्रॉम द डे वन इटसेल्फ, राइट? तो प्रोविजनिंग कितनी लगेगी? 15% की प्रोविजन लगेगी एज पर द सबस्टैंडर्ड के नॉर्म्स है ना, एसेट नॉर्म्स है, उसके हिसाब से 15% की जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल रहेगी पहले ही दिन से। एंड फर्दर लोन जो है वो स्टैंडर्ड एसेट क्लासिफिकेशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। एंड फर्दर जो भी अपने सैंक्शन करना है, रोल ओवर करना है, उसको अवॉइड करो अंटिल नॉन कोऑपरेटिव टैग जो है वो रिजॉल्व नहीं हो जाता। दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। आरबीआई स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट करता है कि कोई भी एडिशनल फैसिलिटी नहीं दी जानी चाहिए उन नई एंटिटीज को जो प्रमोट की जा रही है एक नॉन कोऑपरेटिव बोरोर के द्वारा या विलफुल डिफॉल्टर के द्वारा, या फिर अगर इस चीज को वायलेट किया जाता है तो एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग नॉर्म जो है वो प्रमोटर के स्टेटस के अकॉर्डिंग लगेंगी। मेजर रीजन क्या है इसके पीछे? कि आप एवरग्रीनिंग को रोकना चाहते हो, डाइवर्जन ऑफ फंड्स को रोकना चाहते हो, बैंकिंग डिसिप्लिन को मेंटेन करना चाहते हो। दैट इज अ मेजर थिंग बिहाइंड दिस थिंग, राइट? तो एज पर द ऑप्शंस, नॉर्मल प्रोविजनिंग तो नहीं चलेगी, बैंक को हाई प्रोविजनिंग एप्लीकेबल करनी पड़ेगी, सबस्टैंडर्ड एसेट का दर्जा उसको देना पड़ेगा। सो डेफिनेटली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट? नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। A bank consortium is finalizing a resolution plan for corporate borrower with a total credit exposure of 2,800 crore. What are the mandatory ICE, that is independent credit evaluation requirements, that this RP must fulfill to be considered for implementation? राइट? तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले ना डिफरेंट टर्म्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप कर पाएंगे। इट रिक्वायर्स वन आईसीई रेटिंग which must be RP4 or later. It must require two ICE ratings from different credit rating agencies. At least one must be RP4 or better. It requires two ICE ratings from different CRAs. Both must be RP4 or better. No ICE rating is required as exposure is below 5,000 crore threshold. सो वी मस्ट बी लुकिंग एट द गाइडलाइंस फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर हम आईसीई की एप्लीकेबिलिटी की बात करें, आईसीई की एप्लीकेबिलिटी की बात करें, सो सबसे पहली चीज है कि इंडिपेंडेंट क्रेडिट इवेल्युएशन जिसको आईसीई कहते हैं वो एप्लीकेबल रहेगी, मैंडेटरी रहेगी फॉर द रेजोल्यूशन प्लान्स जहां पर एग्रीगेट एक्सपोजर बोरोर के ऊपर 1500 करोड़ या उससे ज्यादा का है, राइट? सो कहने का मतलब है, मैं यहां पर लिख देता हूं, इफ एक्सपोजर, जो एक्सपोजर है बोरोर के ऊपर इज ग्रेटर देन 1500 करोड़, 1500 करोड़ से ज्यादा है, राइट, या उसके इक्वल है, उसके केस में जो आईसीई है वो मैंडेटरी रहेगा। दैट इज मैंडेटरी इन दैट सिनेरियो, राइट? तो आईसीई तो मैंडेटरी है। सो टोटल एक्सपोजर 1500 करोड़ से ज्यादा है तो मैंडेटरी है। एंड आरबीआई अप्रूव्ड कम से कम 2 आईसीई होनी चाहिए
from the credit evaluation agencies, right? From the credit evaluation agencies. And ICE कौन कंडक्ट करता है? आरबीआई की जो अप्रूव्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, जो कि इनिशियल क्रेडिट सैंक्शन में शामिल नहीं थी, वो आईसीई कर सकती हैं। एंड मिनिमम रेटिंग कितनी रहेगी? एटलीस्ट एक सीआरए को मिनिमम रेटिंग जो है वो RP4 की देनी पड़ेगी, राइट? वो RP4 की देनी पड़ेगी फॉर द इंप्लीमेंटेशन पर्पसेस। एंड आरपी रेटिंग स्केल जो होता है, RP1 सबसे हाईएस्ट है। RP1 is the resolution plan से related, RP1 is the highest rating, right? And RP4 जो है वो मिनिमम रेटिंग है, वो मिनिमम रेटिंग है। क्लियर है चीज? अब यहां पर क्या है, वी आर हैविंग द एक्सपोजर ऑफ 2800 करोड़। तो दो आईसीई तो चाहिए एज रिक्वायर्ड बाय इंडिपेंडेंट आरबीआई अप्रूव्ड एजेंसीज की तरफ से। एटलीस्ट एक रेटिंग जो है वो RP4 या बेटर होनी चाहिए। एंड अगर ये कंडीशन मीटअप नहीं होती है तो जो रेजोल्यूशन प्लान है उसे इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। एंड लेंडर्स को नॉर्मल जो IRAC नॉर्म्स होते हैं वो लागू करने पड़ेंगे, यानी कि डाउनग्रेडिंग करनी पड़ेगी अकाउंट की, एंड प्रोविजनिंग उसके हिसाब से मेंटेन होगी, राइट? सो उसके अकॉर्डिंग वी कैन बी मार्किंग द आंसर। सो इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 2 ICE एंड फर्दर कम से कम एक रेटिंग जो है वो RP4 होनी चाहिए। एटलीस्ट वन रेटिंग मस्ट बी RP4 और बेटर, राइट? दैट मस्ट बी द केस। तो गाइडलाइंस भी यही चीज कहती है, राइट? सो आंसर क्या रहेगा? जल्दी से जल्दी मार्क कर दो, ऑप्शन बी और सी। एक चीज यहां पर मैं और ऐड ऑन करना चाहता हूं, लाइक अगर आपका एक्सपोजर जो है वो 100 करोड़ या उससे ज्यादा है और 500 करोड़ से कम है, फिर एक आईसीई चाहिए। और अगर 500 करोड़ या उससे ज्यादा है तो दो आईसीई चाहिए रहती हैं। एंड डेफिनेटली इट इज रिक्वायर्ड कि दोनों आईसीई के केस में जो रेटिंग है आपकी वो RP4 कम से कम हो या उससे बेटर हो, राइट? सो इट रिक्वायर्स टू रेटिंग्स फ्रॉम डिफरेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, and for the both must be RP4 or better. So option C is going to be the correct answer for this question, right? चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट सेज अ रेजोल्यूशन प्लान फॉर अ लार्ज कॉर्पोरेट बोरोअर स्टार्ट्स ऑन January 1st with the 30-day review period ending on January 31st. The plan is finally implemented on September 15th of the same year. What is the immediate consequence for the lending banks due to this delay? तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में बताना, एंड क्या डिले होगा उसके बारे में वी नीड टू आंसर। सबसे पहले गाइडलाइंस को समझते हैं कि गाइडलाइंस क्या है। देखो आरबीआई की गाइडलाइन है रिलेटेड टू गाइडलाइंस फॉर इंप्लीमेंटेशन, राइट? प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ द स्ट्रेस्ड एसेट्स। अब एज पर द सेम केस बोरोर जिनका एग्रीगेट एक्सपोजर 2000 करोड़ या उससे ज्यादा है, आरबीआई मैंडेट करता है कि 30 दिन का रिव्यू पीरियड होगा फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट। एंड जब ये रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा तो लेंडर्स को 180 दिन मिलेंगे कि वो रेजोल्यूशन प्लान को इंप्लीमेंट कर दें, राइट? तो अगर जनवरी 31st से, जो कि इस केस में कहा गया है, अगर जनवरी 31st से जो टाइम पीरियड है 180 डेज का, अगर हम काउंट करते हैं तो वो जुलाई तक पहुंचेगा, जुलाई एंड तक पहुंचेगा। तो जुलाई 30th तक इस चीज को खत्म करना था, इंप्लीमेंट करना था। अब इंप्लीमेंटेशन हुई है सितंबर 15 को, यानी कि 1.5 मंथ्स का डिले हुआ है परमिटेड टाइम पीरियड के बाद। तो इमीडिएट कंसीक्वेंस क्या होगा? अगर रेजोल्यूशन प्लान इंप्लीमेंट नहीं हुआ 180 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिव्यू पीरियड, तो सभी लेंडर्स को एक अलग से और प्रोविजन क्रिएट करनी पड़ेगी 20% की। तो सबसे पहली केस है कि एडिशनल प्रोविजनिंग जो है डेट मस्ट बी डन। और कितनी करनी पड़ेगी? 20% की एडिशनल प्रोविजन करनी पड़ेगी। एंड अगर उसके बाद रेजोल्यूशन प्लान अभी भी इंप्लीमेंट नहीं होता विद इन अ पीरियड ऑफ 365 डेज, तो 15% की और प्रोविजन करनी पड़ेगी, राइट? यानी कि अगर डिले जो है, डिले एक्सीड्स 365 डेज, तो प्लस 15% की और प्रोविजन, यानी कि टोटल 35% की प्रोविजन मेंटेन करनी पड़ेगी। अब क्योंकि 180 डेज के और 180 डेज और 365 डेज के बीच में, तो प्रोविजन एक्स्ट्रा 20% की मेंटेन करनी पड़ेगी। सो ऑप्शन ए सेज नो पेनल्टी एज द प्लान वाज इंप्लीमेंटेड विद इन द सेम कैलेंडर ईयर, तो ये तो गलत हो गया। द बैंक मस्ट बी हैविंग मेंटेनिंग एन एडिशनल प्रोविजन ऑफ 15%, दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट। द बैंक मस्ट मेक एन एडिशनल प्रोविजन ऑफ 20% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो 20% की और प्रोविजन जो है वो मेंटेन करनी पड़ेगी, राइट? सो डेट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर। एंड साथ ही आप एनरोल कर सकते हैं आप अर्ली बर्ड पैक में एट अ वेरी
limited offer price, that is just for rupees 3700. Otherwise जो course है that's available at 3999 plus 2.75% internet handling charges. लेकिन आप अभी के लिए 3700 रुपीज के लिए एनरोल कर सकते हैं इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, राइट? उसके लिए आपको लिखना है CIB3700 और व्हाट्सएप कर देना इस नंबर के ऊपर, दैट इज 8360944207 के ऊपर, एंड आई विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स विद यू. थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. हैप्पी लर्निंग.